सुरेन हिंदी क्लास में आज पढ़ते हैं हम काव्य लक्षण। काव्य लक्षण काव्य शास्त्र का वह बिंदु है जिसमें से हर बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में है इसलिए पूछा जाएगा। नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है उसमें इसकी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं और विस्तार से जो है वो इसको समझाया गया है। काव्य लक्षण यानी कविता के लक्षण। कुल मिलाकर ये कहें कि कविता की परिभाषा आचार्यों ने क्या दी है, कविता किसे कहते हैं, ये क्या कहा है। मैंने आपको पहले बताया था मेरी खुद की 3-4 किताबें जो है वो कविताओं की छपी हुई हैं। मैंने इनको बड़े गंभीर रूप से पढ़ा है। चलो शुरू करते हैं। काव्य लक्षण क्या है। काव्य लक्षण के लिए आवश्यक है कि काव्य अव्याप्ति, अव्याप्ति का अर्थ होता है अभीष्ट से न्यून। अभीष्ट का मतलब चाह जितना होना चाहिए उससे न्यून। अभीष्ट का मतलब होता है मूल चाह से कम। और अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति का मतलब होता है अभीष्ट से अधिक। अभीष्ट हम लक्ष्य को भी कह सकते हैं क्योंकि हम मूल रूप से उसी को चाहते हैं। तो उससे कम और उससे अधिक और दोषों से दूर हो, यथासंभव संक्षिप्त हो, सुबोध हो, अर्थार्थ पारिभाषिक शब्दावली से रहित हो, व्याख्या की अपेक्षा न रखता हो, वह काव्य है जो अभीष्ट से न्यून हो और अभीष्ट से अधिक हो, दोषों से दूर हो, यथासंभव संक्षिप्त हो, सुबोध हो, पारिभाषिक शब्दावली से रहित हो, यानी पारिभाषिक शब्दावली नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसकी व्याख्या न की जाए, वैसे ही समझ में आ जाए। ये तो है साधारण रूप से सर्वमान्य, हम कह सकते हैं कि कविता ऐसी होनी चाहिए। बाकी जो प्रश्नों में आते हैं, जो परीक्षा में आते हैं, वो आते हैं ज़्यादातर संस्कृत आचार्यों की दृष्टि में काव्य लक्षण। मैंने यहाँ पर कालक्रम के हिसाब से जो है आचार्यों को रखा है। संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण सबसे पहले है आचार्य भाम्य। इनका 6ठी शताब्दी है। 6ठी शताब्दी में जो है ये है। इनका क्रम भी पूछा जाता है आचार्यों का, तो इसलिए ये मैंने लिखी है कि सबसे पहले आचार्य भाम्य 6ठी शताब्दी मध्यस्थ इनका जीवन काल है। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में, ये ग्रंथों के नाम मैंने काव्य प्रयोजन में भी लिखे हैं और काव्य लक्षण में भी लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाएं। इन्होंने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ में लिखा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्दार्थो साहित्य काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ के साथ जो भाव होता है उसको काव्य कहते हैं। ये आचार्य भाम्य ने लिखा है। अब इसका प्रश्न कैसे आता है। इसका प्रश्न सिद्ध आता है शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह परिभाषा किसकी है, यानी ये किसने कहा है, ये काव्य लक्षण किसने बताया है। तो आचार्य भाम्य ने बताया। इनका 6ठी शताब्दी है और काव्य अलंकार में ये इन्होंने लिखा है। दूसरा है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी की 7वीं शताब्दी है। ये कालक्रम के हिसाब से लिखे हैं। इन्होंने अपने काव्यादर्श ग्रंथ में लिखा है कि शरीरम ताव दिष्टार्थ वैवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका यानी काव्य का शरीर मात्र है। ये शरीर है, ये इष्ट अर्थ है, ये इष्ट है, ये अर्थ है, यानी इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होती है। कहता है जो अर्थ हम देना चाहते हैं उससे युक्त यदि कोई शब्दावली है तो वो पदावली है, उसका केवल शरीर मात्र है। क्योंकि आचार्य दंडी जो हैं ये अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि इष्ट अर्थ से युक्त पदावली जो है वो उसका शरीर मात्र है, उसका असली अंग जो है अलंकार होता है। हमें इसमें याद ये रखना है, ये जो लाइन है ये पूछी जाती है कि ये काव्य लक्षण किसने दिया है। ये आचार्य दंडी ने दिया है और अपने काव्यादर्श में ये लिखा है। तीसरा है जिनका 8वीं शताब्दी है, आचार्य वामन। ये हमें पता है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में इन्होंने लिखा है कि
गुणालंकृते तयो शब्दार्थ्यो शब्द काव्य शब्दों विद्यते, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। इसका अर्थ है गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही कविता है। वामन एक जगह दोषहीनता को भी काव्य लक्षण मानते हैं, दोषहीनता को भी इन्होंने काव्य लक्षण बताया है। बाकी इसका जब प्रश्न आता है आचार्य वामन का, तो इनकी ये लाइन आती है और पूछा जाता है कि ये काव्य लक्षण किसने बताया है। तो ये जो है काव्य की परिभाषा किसने दी है? आचार्य वामन ने। इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो बहुत बार रिपीट होता है प्रश्न भी और समझने का भी है, आचार्य मम्मट, 12वीं शताब्दी इनका काल है। आचार्य मम्मट, इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। इसमें इन्होंने लिखा है, ये सबसे ज्यादा परीक्षा के अंदर जो है वो पूछी जाती है, और वो है ये क्या लिखा हुआ है? तद दोषो। तद दोषो का मतलब तत् ए दोषो, यानी द के अंदर ए है, इधर से तत् हटा दिया, ये ए बच गया, ए दोषो। ए दोषो का मतलब दोष नहीं है। ये सभी शब्दार्थों को यहाँ नीचे समझाया गया। ये पहला शब्द है तद दोषो शब्दार्थो, और स गुणाओ अलंकृति। अलंकृति है, अलंकृति का मतलब होता है अनन अलंकृति, यानी अलंकार न होना। पुनः क्वापी। अब इसमें ये 4 शब्द हैं। पहला है एदोसो, एदोसो पहला, और दूसरा है ये शब्दार्थो, ये शब्दार्थो, और तीसरा है ये सगुणो, सगुणो ये तीसरा है, और चौथा है ये इनको यहां समझाया हुआ है कि ये क्या है। अदोषों का अर्थ है काव्य दोष रहित होना चाहिए। आचार्य मम्मट कहते हैं कि काव्य जो है वो दोष रहित होना चाहिए, अदोषो होना चाहिए। शब्दार्थों का मतलब है काव्य में शब्द और अर्थ का योग होना चाहिए, काव्य में शब्द और अर्थ का योग भी होना चाहिए। और सगुणों, सगुणों का अर्थ है काव्य गुण युक्त होना चाहिए। और चौथा है अनल अन 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 का मतलब ए और नीचे हलंत, अन अलंकृति, अन अलंकृति। अन अलंकृति का मतलब अलंकार न होना। पुनः क्वापी, पुनः यानी दोबारा या कभी। तो काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है, यानी ये बात भी साथ लिखते हैं कि दोष रहित होना चाहिए, शब्द और अर्थ का योग भी होना चाहिए, गुणों से युक्त भी होना चाहिए। और चौथी बात ये लिखते हैं इसमें कि अलंकार अनिवार्य तत्व नहीं होता है, वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी वो कविता हो सकती है। अब इनका प्रश्न जो है वो सीधा ही पूछा जाता है। ये पंक्ति बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, यूजीसी नेट में तो बहुत बार पूछी हुई है ये पंक्ति कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। ये काव्य लक्षण किसने बताया है? आचार्य मम्मट का है, 12वीं शताब्दी का काल है। ये क्रम जो है वो पूछा जाता है। पेज पलट लेते हैं थोड़ा सा। 5वां है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी है। इन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखा है कि वाक्य रसात्मक काव्य, यानी रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। अब इसमें ये बात ध्यान देने की है कि आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में आकर रस को महत्व देते हैं। इससे पहले जो हैं वो अलंकार को मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन अलंकार पे बात चल रही है साथ साथ। और ये यहाँ आकर इन्होंने सबसे पहले जो है वो रस को शामिल किया है। ये कहता है कि काव्य वही है जिसमें रस युक्त वाक्य होता है। ये पंक्ति खूब पूछी जाती है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका काव्य लक्षण है, ये किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण ग्रंथ में ये बात लिखी है। 14वीं शताब्दी इनका काल है। और एक ये कि जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो ये है पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में लिखा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। हालांकि इसके समर्थक भी हैं और आलोचक भी हैं। समर्थक बाबू गुलाब राय कहते हैं कि रमणीयार्थ, रमणीय का अर्थ होता है मन को रमाने वाला, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है वो इनका विरोध भी करते हैं।
भगीरथ मिश्र भी करते हैं। अर्थात रमणीय का अर्थ प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। ये कहते हैं कि जो रमणीय अर्थ देता है उसका अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही जो है वो काव्य है। तो ये इसका विरोध भी है और समर्थन भी है, लेकिन ये पंक्ति जो है वो खूब परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसकी परिभाषा दी हुई है? तो पंडित जगन्नाथ की जो है ये परिभाषा दी हुई है। 17वीं शताब्दी जो है वो इनका ये काल है। हिंदी के आचार्यों की दृष्टि में हम पढ़ लेते हैं काव्य लक्षण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इनका एक ग्रंथ है कविता क्या है। ग्रंथ नहीं है, निबंध है, जो चिंतामणि फर्स्ट भाग में ये छपी हुई है, और चिंतामणि थर्ड भाग में भी ये निबंध दोबारा से छपा हुआ है। तो इनकी परिभाषा ये दी हुई है। बहुत सी परीक्षाओं में वैसे भी ये पंक्ति पूछी जाती है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये ध्यान में रखने की है। हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि रस दशा को, केवल सीधा छोटा सा पूछ लेते हैं, रस दशा को किसने काव्य कहा है? तो रस दशा को जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात और वक्तृता का नाम कविता है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि ये कहना ये चाहते हैं कि हम जो भी बात कहें, लेख लिखें, वो न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि उसमें प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, यानी प्रभाव डालने वाली यदि बात है तो वो काव्य है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि के भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय और प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। यानी श्रेय को प्रेय देने वाली जो अभिव्यक्ति है वो कविता है। यानी काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं को के श्रेय को जो प्रेय देती है वो अभिव्यक्ति है कविता। पाश्चात्य का साहित्य समीक्षक जो हैं उनकी दृष्टि में काव्य क्या है, ये हम पढ़ लेते हैं। पाश्चात्य समीक्षक में पहला है मैथ्यू ऑर्नाल्ड। मैथ्यू ऑर्नाल्ड कहते हैं कि पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है। कविता मूल रूप से, कविता को जीवन की आलोचना किसने कहा है? मैथ्यू ऑर्नाल्ड ने कहा है। पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये मैथ्यू ऑर्नाल्ड कहते हैं कविता जीवन की आलोचना है। ये प्रश्न छोटा सा ऐसे आ जाता है कि कविता को जीवन की आलोचना किसने कहा है? तो मैथ्यू ऑर्नाल्ड ने कहा है। कोलरिज क्या कहते हैं? कोलरिज कहते हैं कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, यानी ऑर्डर का अर्थ यहाँ व्यवस्था से है कि सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। यानी जो सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द जो लिखा हुआ है वो ही कविता है, ये कोलरिज कहते हैं। तीसरे हैं हडसन। हडसन कहता है कि पोएट्री इज द इंटरप्रेटेशन ऑफ द थ्रो इमेजिनेशन एंड इमोशन, अर्थात कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। कविता जो है वो कल्पना और संवेग के द्वारा की गई जीवन की एक व्याख्या है। तो ये पाश्चात्य में ये ज़्यादा पूछी जाती है, कविता को जीवन की आलोचना किसने कहा है? मैथ्यू ऑर्नाल्ड ने कहा है। और ये कोलरिज वाली भी पूछी जाती है, सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता, ये परिभाषा किसने दी है? कोलरिज ने दी है। तो हम ये आज की क्लास जो है वो यहीं संपन्न करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी अच्छे बिंदु के साथ। तब तक के लिए बाय।